हुए, आइए अब सुनते हैं प्रशांत अवस्थी जी को। प्रशांत अवस्थी जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वे एक शिक्षक, कवि और प्रेरक वक्ता होने के साथ-साथ साहित्यिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रशांत जी को। प्रशांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रशांत जी। आवाज आ रही, आवाज आ पा रही है जी, मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका बहुत-बहुत चलिए, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे पहले जो आरिफ जी काव्य पाठ कर रहे थे, उनको जी, इस काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस रात के समय में अपना काव्य पाठ किया हुआ है। और जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर ऑर्गेनाइज करना होता है तो संगठन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी आहुतियां हैं जो हमारे आपके द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा जी, संकल्प किसी संगठन ने लिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो द मैजिक मैन की पूरे ग्रुप को ये बधाई देता हूं कि उन्होंने हिंदी की भाषा को लेकर, हिंदी के उत्थान को लेकर, हिंदी के कवियों को लेकर जो एक विचार मन में लाया, और उस विचार को न सिर्फ विचारों तक बल्कि उसको एक भौतिक रूप में भी एक कार्य प्रणाली के द्वारा करना शुरू किया। और आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने ऐसे अ, रात के समय में भी स्वयं को एक संचालक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की टीम पूरी कितने तैयारी के साथ में काम कर रही है। मुझे आधे घंटे बाद कनेक्ट होना था, और मेरे से जो है आधे घंटे पहले, और उससे पहले करीब 4 घंटे पहले, और उससे पहले 3 घंटे पहले जो आप लोगों ने एक टीम वर्क का काम किया हुआ है, इसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। और साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य में सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि बिना माँ शारदे की कृपा के, बिना माँ शारदे की प्रेरणा के, मैं ये मानता हूँ कि आप कभी भी साहित्य सेवा नहीं कर सकते हैं। जी, क्योंकि ये माँ शारदे ही हैं जो हम लोगों को एक प्रेरणा देती हैं, हम लोगों को शब्द देती हैं, हम लोगों को सुर देती हैं, हम लोगों को ताल देती हैं कि हम एक अच्छी काव्य स्तुतियां कर सकें। तो इन काव्य स्तुतियों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो माँ शारदे हैं, और हर कवि की, हर साहित्यकार की एक स्तुति करने का जो तरीका होता है, वो चाहता है कि माँ शारदे की स्तुति और स्तवन से उसका काव्य पाठ प्रारंभ हो। तो मैं इसी क्रम में अपने काव्य पाठ की शुरुआत माँ शारदे की स्तुति से करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जी सब सर। लोग इसका आनंद लें। जी सर। माँ शारदे की स्तुति करने हम सबकी टोली आए गई है, यह आयोजन सफल बनाने को माँ खुद वीणा बजाए रही है। शब्दों को, काव्य को, शैले को, शब्दों को, काव्य को, शैले को वीणा की तान से लाए रही है। हम स्तुति करें शुद्ध मन से, मैया भी खूब हर्षाए रही है। अब देखिए, जब ये बहुत पूरा कार्यक्रम हो रहा है तो माँ शारदे कितनी खुश हो रही हैं। उनको लग रहा है कि उनके बच्चे, उनके साधक उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, उनके काव्य की स्तुति कर रहे हैं। तो मैया भी खुद हर्षाए रही है। इस जीवन की अंतिम श्वास तक स्तुति को नित्य नेम हमारो। इस जीवन की अंतिम श्वास तक स्तुति को नित्य नेम हमारो। शब्द को चुनवो, माँ को सुनावो, क्रम से लगावो लागत प्यारो। शब्द शब्द जगह जगह से हम चुनते हैं कि ये शब्द होना चाहिए, वह शब्द होना चाहिए, फिर उनका एक संयोजन होता है। और सबसे पहले कवि की स्तुति रहती है कि उसकी
रचना माँ को पसंद आई। तो शब्द को चुनवो, क्रम से लगावो, माँ को सुनावो, लागत प्यारो। गुरु दीक्षा ले प्रशांत बुलावे। बिना गुरु की दीक्षा के कोई भी हम्म, संयोजन बन संभव सकते नहीं है। तो गुरु दीक्षा ले प्रशांत बुलावे, माँ शारदे तुम आए पधारो, मेरी लेखनी सफल बना के, शब्दों की ये माला स्वीकारो, मेरी लेखनी सफल बना के, शब्दों की ये माला स्वीकारो। तो माँ, आज जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग कर रहा हूँ, उसमें जो शब्दों की माला रहेगी, आप उसे स्वीकार करेंगी, तो इस कवि की, आपके इस बच्चे की ये स्तुति जरूर पूरी होगी। और हर कवि का, हर साहित्यकार का ये मानना होता है कि सबसे पहले उसके शब्द हार जो हैं, जो शब्द सुमन है, वो माँ को पसंद आए। तो इसी के साथ में मैं आपको ले चलता हूँ, जो मेरी कविता है, जिसको मैंने कई जगहों से काव्य पाठ किया हुआ है, चाहे वह साधना चैनल रहा हो, चाहे वह आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रहा हो, हर जगह से मैंने उस कविता का, और वह कविता ऐसी है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीता दास जी, जो आज आप इस समय में भी लोगों को सुनकर उनको आनंद का अनुभव दे रही हैं, और एक उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं वह कविता, जो कविता ने आज मुझे लोगों के बीच में एक पहचान दी हुई है, और वह राम की कविता है। और जब राम की बात करते हैं, तो राम ही सब कुछ है, और उसी के साथ में मैं ये लेके चलता हूं आपको। है जीवन आधार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। है जीवन आधार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। परमानंद राम की शरणा, पकड़े रहो राम के चरणा। परमानंद राम की शरणा, पकड़े रहो राम के चरणा। और बनकर सेवादार, हाँ बनकर सेवादार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। जी। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे, सकल जगत के पालनहारे। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे, सकल जगत के पालनहारे। और जब राम होते हैं और वो सकल जगत के पालनहारे हैं, तो बिन पैसे व्यापार, राम नाम के लेने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। बिन पैसे व्यापार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। है जीवन आधार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। सत्यव्रती प्रभु धनुआ धारी, राम नाम है संकट हारी। सत्यव्रती प्रभु धनुआ धारी, राम नाम है संकट हारी। और जब जब संकट आता है और हम राम का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, आपने भी महसूस किया होगा। और जब आप इन पंक्तियों से जुड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ऐसा होता है। सत्यव्रती प्रभु धनुआ धारी, राम नाम है संकट हारी। आते पवन कुमार, जब आप राम का नाम लेंगे, तो पवन कुमार जरूर आएंगे। आते पवन कुमार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। और दीनहीन को गले लगाते,
मर्यादा का पाठ पढ़ाते, दीनहीन को गले लगाते। मर्यादा का पाठ पढ़ाते, भक्ति मुक्ति दातार। हाँ, भक्ति मुक्ति दातार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। है जीवन आधार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। और राम कौन है? राम से जुड़ते हैं। जगत गुरु राम महायोगी, नाम जाप हरदम उपयोगी। जगत गुरु राम महायोगी, नाम जाप हरदम उपयोगी। करता यही प्रचार, हाँ करता यही प्रचार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। और अंतिम पंक्तियों से जुड़ते हैं। क्या है अंतिम पंक्तियां, आइए देखते हैं और आनंद लेते हैं। मन प्रशांत की बात सुनो तुम, राम नाम दिन रात भजो तुम। मन प्रशांत की बात सुनो तुम, राम नाम दिन रात भजो तुम। सुनो भजन का सार, हाँ यही भजन का सार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। है जीवन आधार, राम का नाम भजो, होगा बेड़ा पार, राम का नाम भजो। ये राम की स्तुति बहुत है। और मैं चाहता हूँ कि इस राम की स्तुति में हमारे संचालक महोदया का क्या विचार रहा है, वो जरूर बताएं। फिर आगे हम अपने अगले काव्य पाठ से देखते हैं। बहुत ही जी सुंदर महोदय। प्रस्तुति सर। जी जी। और अगर राम की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो अवध क्षेत्र के राजा राम की बात करते हैं, तो ब्रज क्षेत्र के राजा कृष्ण की भी बात होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हम राम से अगर कृष्ण की ओर जा रहे हैं, अभी कृष्ण की ओर चलेंगे और फिर कृष्ण से हम श्रृंगार की ओर चलेंगे। और देखते हैं जो कृष्ण है, कृष्ण के विषय में क्या ये कवि हृदय कहता है। जब कृष्ण को बुलाते हैं, तो कृष्ण को बुलाने के लिए सबसे पहले तो माँ यशोदा के पास जाते हैं। यशोदा माँ के ललना आओ, आके हमको दर्श दिखाओ। कृष्णा दर्शन मोहे दीजो, मुझको अपनी शरण में लीजो। गलवे जंती माला तेरे, मोर मुकुट सोहे सिर तेरे। आप एक एक पंक्तियों से जुड़ेंगे। एक एक पंक्तियां जब आप सुनेंगे, तो उनको सुनने के बाद में आपको सीधी कृष्ण की छवि दिखाई देगी। कैसे? गल बैजंती माला तेरे, मोर मुकुट सोहे सिर तेरे। आके दर्शन मोहे दे जा, मेरे पाप सभी हर ले जा। तेरी मुरली चैन चुरावे, गजरारे ये लैन लुभाए। कृष्ण के जो मुरली है वो चैन चुराती है, और उसके जो काले काले कजरारे नैना होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको लुभाते हैं, हमको रिझाते हैं। तेरी मुरली चैन चुराए, कजरारे ये नैन लुभाए। रंगा रहूं मैं रास व रंग में, भर दे भक्ति मेरे अंग में। और जब भक्ति मन में रंग जाएगी तो क्या होगा? मैं भक्ति भाव से पास बुलाऊं, तुम दर्शन दो आस लगाऊं। प्रभु मिटा दो दिल की खीवन, धन्य करो अब मेरा जीवन। धन्य करो अब मेरा जीवन। और जीवन धन्य कब होता है? जब
प्रभु के दर्शन होते हैं। तो हर पल तेरे दर्श की चाह, प्रभु दिखा भक्ति की राह, प्रभु दिखा मुक्ति की राह, अपने तन की भास दिखा दो, मुझको अपना रास सिखा दो, मुझको अपना रास सिखा दो। ये कृष्ण है, और जब कृष्ण हमारे बीच में आते हैं तो हमारे हृदय में श्रृंगार की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। जब भी आप अगर श्रृंगार लिखना चाहते हैं, चाहे वह वियोग श्रृंगार हो या संयोग श्रृंगार हो, अगर आप कृष्ण को एक बार हृदय में लेके चलते हैं तो वो श्रृंगार विशुद्ध श्रृंगार अपने आप में होता है। और कैसे होता है, आइए उससे भी आपको जोड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इन तीनों रचनाओं से कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिला होगा। आपको लगा होगा कि हाँ, इस सुबह सुबह के माहौल में, क्योंकि अगर मैं आज जगा हूं तो अभी जागने के बाद में ये मेरा सुबह का समय था, और सुबह के समय में जब ईश्वर को याद किया जाता है तो पूरा दिन अपने आप में बहुत सुंदर। एक मधुर संदेश लेके आता है। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं श्रृंगार की विधा से। और श्रृंगार की बात करें और अगर प्रेम की बात ना करें हम, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि श्रृंगार बिना प्रेम के अधूरा हो जाए। और जब प्रेम की बात होती है तो हमेशा एक नायक और एक नायिका, दो ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनके आपस का लोगों को कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, लोगों को आपसी संवाद देखने को मिलता है। तो आइए सुनते हैं प्रेम को। तू जब भी गीत गाती है, शिवांगी जी जी एक जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी जी जरूर। एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के विषय में बात कर रहा है, और वो क्या कहता है, तू जब भी गीत गाती है मेरा दिल गुनगुनाता है, तू जब भी गीत गाती है मेरा दिल गुनगुनाता है, इशारों से बुलाती तू मेरा दिल झूम जाता है, तू जब भी गीत गाती है। और जब साहित्य की बात होती है या प्रेम की बात होती है तो लोग रातों भर जागते हैं। आज हम आप रात में क्यों जाग रहे हैं? कहीं ना कहीं एक साहित्य के प्रति प्रेम है। और यही प्रेम जब जी नायक और नायिका के बीच में होता है तो क्या होता है, तुम्हारी याद में खोकर मैं सारी रात जागा हूँ, तुम्हारी याद में खोकर मैं सारी रात जागा हूँ, तुम्हें जब भोर में देखूं मेरा दिल सर झुकाता है, तू जब भी गीत गाती है। और क्या होता है, बहुत सुंदर। मैं अपने जेब खर्चे से तुम्हारी पायलें लाया, मैं अपने जेब खर्चे से तुम्हारी पायलें लाया, कदम तेरे करे छन छन मेरा दिल मुस्कुराता है, तू जब भी बहुत सुंदर। गीत गाती है। अगली पंक्तियां जुड़िएगा आप। हमारा प्यार निश्चल है, हमारा प्रेम पावन है, हमारा प्रेम पावन है, हमारा प्यार निश्चल है, और जमाना प्रश्न करता है मेरा दिल मुस्कुराता है। जब प्रेम पर जमाना प्रश्न करता है तो क्या करता है कि हम मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि भाई चलिए ठीक है, आपके प्रश्न भी ठीक है। और आइए देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि बिना कृष्ण के हम कभी भी प्रेम की बात नहीं कर सकते हैं। तो अगली पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और मुझे बहुत अ, सुंदर। पूरा विश्वास है कि आपको लगेगा कि हाँ, वाकई बिना कृष्ण के हम प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी कविता सुनने के बाद में अंतिम पंक्तियां जब हम सुनते हैं तो अंतिम पंक्तियां देखते हैं और आनंद लेते हैं।
तुम्हें राधा पुकारूं मैं, मुझे कान्हा पुकारो तुम। तुम्हें राधा पुकारूं मैं, मुझे कान्हा पुकारो तुम। मिलो कोचिंग बहाने से, मेरा दिल चैन पाता है, तू जब भी बहुत गीत गाती है। ये एक प्रेम की बात रही, एक श्रृंगार की बात रही। और जब भी प्रेम होता है या श्रृंगार होता है या काव्य होता है, कोई गोष्ठी होती है, कोई भी अगर संयोजन होता है, तो वो अपने आप में कुछ यादें समेट के चलता है। और कविता की बात हो और यादों की बात ना हो, ये तो संभव नहीं है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शिवांगी जी इस रात में बैठ करके संचालन कर रही हैं। हमसे पहले भी कुछ कवि लोग आए और उन्होंने रात में काव्य पाठ किया। मैं आज रात में काव्य पाठ कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक मीठी याद होगी। और जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा, तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की या किसी भी कार्य की, जब वो कार्य हम पूरा करते हैं, तो उसकी जो मीठी मीठी यादें होती हैं, तो उन यादों को सजाने के लिए कई प्रयास करने होते हैं। एक कल्पना की गई कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बोले ये होना चाहिए। तो इसको कैसे करके संजोया जाए, कैसे प्रयास किए जाए, वो सारा कुछ जो लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं, जो लोग इसमें सहयोगात्मक रवैया दिखा रहे हैं, जो एक काम कर रहे हैं इस पूरे कार्य को पूरा करने में, तो उन्होंने कई प्रयास करके इसको संजोया हुआ है। और जुड़ते हैं हमारी यादों के गीत से। और मेरा ये मानना है कि जो भी हमारी टीम, जो दर्शक या हमारी संचालिका महोदया, वो जरूर इस गीत को, आपको भी आनंद का अनुभूति होगी। अभी तक का आपको विभिन्न विधाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों का, अलग अलग कविता के स्वरूप का, अलग अलग तरह की कविता का, अलग अलग तरह के भावों से जुड़ने का आपको अवसर मिला है। आइए जुड़ते हैं यादों के गीत से। यादों के उपवन को देखो, यादों के उपवन को देखो। शिवांगी जी यादों में खो गई क्या? अभी आप एकदम नहीं से नहीं, सुन अचानक रही से हूँ। पटल से नहीं नहीं। अ, जो है, तो मैंने सोचा शायद आप यादों में। देखिए, यादों के उपवन को नहीं। देखो, मैंने बहुत सजाया है। यादों के उपवन को देखो, मैंने बहुत सजाया है। कुछ यादों पर गीत लिखे हैं, कुछ को हृदय दबाया है। कुछ यादों पर गीत लिखे हैं, कुछ को हृदय दबाया है। और यादें पीछा कहीं न छोड़े, आ जाती हैं सोने में। यादें पीछा कहीं न छोड़े, आ जाती हैं सोने में। खट्टी मीठी यादों ने फिर सारी रात जगाया है। हाँ, सारी रात जगाया है। और यादों में हम क्या क्या करते हैं, इससे जोड़ते हैं। यादों में ढूंढे यारों को, यादों में ढूंढे यारों को, नाते रिश्तेदारों को। यादों में ढूंढे यारों को, नाते रिश्तेदारों को। कुछ यादों ने खूब हंसाया, कुछ ने खूब रुलाया है। हाँ, कुछ ने खूब रुलाया है। और चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई अन्य शख्स हो, हर व्यक्ति की एक विशेष याद रहती है। वो कैसी होती है? सबकी अपनी यादें होती, सबकी अपनी परिभाषा। सबकी अपनी यादें होती और यादों की परिभाषा। सबने अपने दिल में मधुबन
सबने अपने उनका, सबने उनका अपने दिल में मधुबन एक बसाया है। हाँ, मधुबन एक बसाया है, बीते लम्हों में जाने से। और जब यादों की बात होती है, हम बीते लम्हों में जरूर जाते हैं। और क्या होता है जब हम बीते लम्हों में जाते हैं? बीते लम्हों में जाने से आज हुआ सम्मोहित मन, बीते लम्हों में जाने से आज हुआ सम्मोहित मन। मैंने यादों में तुमको आज सुनाया है। हाँ, तुमको आज घुमाया है, यादों में आज घुमाया है, यादों में आज घुमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ में मेरी एक यादों की गीत भरी कविता भी ये पूर्ण होती है। और जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि कब धीरे 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 एक काव्य चर्चाएं करते हुए हम यादों की तरफ पहुंचे। और एक छोटा सा मुक्तक मुझे याद आ रहा है। जो मुक्तक अगर बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक श्रृंगार की कविता सुनाई, और श्रृंगार की कविता सुनाने के बाद में जब मैंने यादों की कविता सुनाई तो मैं भूल गया कि मुझे एक श्रृंगार की कविता से पहले एक मुक्तक सुनाना। ये बात होती है यादों की। क्योंकि जब हम यादों में जाते हैं तो हमको याद आता है कि हम क्या रह गए अब। आप कभी, कई बार हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब हम लोग मंचों से जुड़ते हैं और मंचों से जुड़ने के बाद में हम अपना कविता पाठ करके आते हैं, और तब हमको पता चलता है, बाद में हमको याद आता है, अरे जब हम यादों से जुड़ते हैं कि कैसी हमारी यादें रही मंच की, तो पता चलता है कि हमको तो वो चीज ये यादों में ही रह गई। और जब श्रृंगार की बात करते हैं तो आज आपको एक मुक्तक सुनाते हैं, और ये मुक्तक मुझे बहुत ही प्रिय मुक्तकों में से एक है। और ये मेरा मुक्तक आज तक जिसने भी सुना है उसको बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और मैं चाहता हूं कि ये मुक्तक आप भी सुने। जैसा कि मैंने इस मुक्तक के बारे में आपको इतना ज्यादा बताया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है इस मुक्तक में कि जो इतना उस मुक्तक को हाईलाइट किया जा रहा है। तो मुक्तक को सुनते हैं। प्रेम प्रसंग की शुरुआत में, आइए जुड़िए जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं। प्रेम प्रसंग की शुरुआत में होती नैनों में टक्कर है। प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों में टक्कर है, और देख देख कर एक दूजे के, देख देख कर फिर दोनों के, देख देख कर एक दूजे के या देख देख कर फिर दोनों के मन में घुरती शक्कर है। प्रेम प्रसंग की शुरुआत में होती नैनों में टक्कर है, और देख देख कर एक दूजे के मन में घुरती शक्कर है। और जब मन में शक्कर घुर जाती है तो क्या होता है? लगे नहीं मन किसी काम में, लगे नहीं मन किसी काम में, और दिल में धक धक होती है। लगे नहीं मन किसी काम में, दिल में धक धक होती है। यानी प्रेम प्रसंग के शुरुआत में अंतिम पंक्तियों से जब आप जुड़ेंगे तो आपका मन करेगा कि एक बार जोरदार तालियां भी बजाएंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आपसे कह रहा हूं। तो आइए जुड़ते हैं। प्रेम प्रसंग की शुरुआत में होती नैनों में टक्कर है, देख देख कर फिर दोनों के मन में घुरती शक्कर है। लगे नहीं मन किसी काम में, और दिल में धक धक होती है। और होत गांव में, होत शहर में, होत शहर में यही अफेयर, और गांव में चक्कर है, और गांव में चक्कर है। हम जिसको शहर में अफेयर
अफेयर बोलते हैं, उसी को गांव में हम चक्कर बोलते हैं। कि आजकल जैसे शहर में बोलते हैं कि कहीं न्यूज अपडेट्स होते हैं कि फला फला व्यक्ति का जो है ब्रेकिंग न्यूज, अफेयर स्टार्ट, वो इस हीरो का, इस शख्सियत का। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेने से फिर खबर छोटी हो जाती है, व्यक्ति विशेष तक सीमित हो जाती है। और गांव में उसी को कहते हैं कि आजकल कहीं चक्कर चल रहा है। तो और अभी तक हमने काव्य के और अन्य स्वरूपों की बात की, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि समय जो है कैसे कैसे धीरे धीरे बीत गया, ये बिल्कुल भी पता नहीं चला। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय संचालिका महोदया का कि उन्होंने पूर्ण समय देते हुए मुझे बड़े आनंद के साथ में सुना, और मुझे ये मौका दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। मैं मैजिक मैन पटल पर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, या जो कवि इस काव्य यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं, उन सबको भी मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि ये बिना आपकी आहुतियों के ये इतना बड़ा संयोजन कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता था। और मैं मैजिक मैन की जो पूरी टीम है उसको भी धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे भी इस काव्य श्रेणी में, इस काव्य श्रृंखला में, इस काव्य संकलन में, इस यज्ञ में आहुतियां देने का अवसर दिया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को मैं देना चाहता हूँ। और बात करते हैं तो धन्यवाद। जी जी, हमारी जो टीम है वह पूरी टीम हिंदी को लेकर, हिंदी के प्रचार को लेकर कार्य कर रही है। जैसा कि जो सितंबर का महीना होता है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाने का भी एक दिन होता है, और उस हिंदी दिवस को हम इस यज्ञ को पूरा करेंगे। इस यज्ञ की जो पूर्णाहुति है वो हिंदी दिवस के दिन पूरी होने जाती है। लेकिन मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, एक प्रार्थना है, और वो एक मुक्तक के माध्यम से मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हिंदी को सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक ही सीमित ना रखा जाए। हिंदी के साथ में क्या होता है, पिछले कुछ वर्षों से जब से मैं साहित्य से जुड़ा हूँ तब से मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदी के साथ में क्या हो रहा है। हिंदी के साथ में जो हो रहा है कि केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है। एक मन में उल्लास होता है कि हाँ हाँ 10 जनवरी आ रहा है, 14 सितंबर आ रहा है, हम हिंदी को जो है हिंदी दिवस मनाएंगे। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है, और पत्ता पत्ता सींचा जाता, जड़ें शुरू से प्यासी हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर लेते हैं, अपनी जड़ों में नहीं हिंदी लाना चाहते। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है, पत्ता पत्ता सींचा जाता, जड़ें शुरू से प्यासी हैं। और कैसे कर लें कोशिश इसको हम जग में फैलाने की, हम विश्व में फैलाने की कोशिश इसको कैसे कर लें, कैसे कर लें कोशिश इसको हम जग में फैलाने की। और अंतिम पंक्तियों से जब आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हिंदी को बहुत सी इस पंक्ति की आवश्यकता है, इस पंक्ति में सुधार की आवश्यकता है। तो जुड़ते हैं मुक्तक से। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है, पत्ता पत्ता सींचा जाता, जड़ें शुरू से प्यासी हैं। कैसे कर लें कोशिश इसको हम जग में फैलाने की। हिंद देश में हिंद की भाषा हिंदी ही उपहासी है। हिंद देश में हिंद की भाषा बहुत सुंदर। हिंदी ही उपहासी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगर देखेंगे तो आज भारत देश की भाषा होने के बावजूद मूल रूप से भारतीय भाषा जो हिंदुस्तान की भाषा है वो हिंदी भाषा है। अन्य जी देशों में अगर बोली जा रही है तो ये हमारी एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन आज तक हम भारत में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। ये उपहासता है हिंदी की कि हिंद देश में हिंद की भाषा और हिंदी ही उपहासी है। हम सबको मैं अपने पूरे समूह से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद में कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि ताकि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सके। तभी हम सच्ची हिंदी की सेवा कर पाएंगे, तभी हम सच्ची हिंदी दिवस को मनाने के लिए अपना प्रयास कर पाएंगे। और जब इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र प्रयास करेगा और वो संगठन प्रयास करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सेवाएं कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन इस लक्ष्य को पाने में हम भी सफल अवश्य होंगे। और हिंदी क्या है? आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे आपको हिंदी भाषा से जुड़ी हुई भाषा ही देखने को मिलेगी। अगर हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे, तो हमको जरूर पता चलेगा कि यह भाषा भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा से संबंधित है। तो एक दोहा आपके बीच में, भारत का जन जन करे आज यही स्वीकार, भारत का जन जन करे आज यही स्वीकार। हर व्यक्ति मानता है, और क्या मानता है? जी हिंदी भाषा में छिपा हुआ है हर भाषा का सार। बस चाहे अब अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे बुंदेली हो, हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपके आप राजस्थान में जाइए, आप पंजाब में जाइए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी मूल भाषा के बाद में, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, थोड़ा सा मैं दक्षिण भारत की नई बात इस विषय में कर पा रहा हूँ क्योंकि दक्षिण भारत का ऐसा कुछ माहौल नहीं अभी तक हम बना पाए हैं। हम हिंदी को राष्ट्र की भाषा इसीलिए नहीं बना पाए। आप किसी भी स्थानीय भाषा से अगर जुड़ेंगे तो उस स्थानीय भाषा के बाद में स्थानीय नागरिकों द्वारा अगर कोई भी भाषा बोली जाती है आपसी संवाद के लिए, आप अलग क्षेत्र के हैं, हम अलग क्षेत्र के हैं, और आपसी संवाद के लिए जब आज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अगर सच्चे भारतीय हैं तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी की सेवा राष्ट्र की सेवा है, और हिंदी अपने आप में इतनी बेहद खूबसूरत है, इतनी शानदार है कि किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा शब्द अगर किसी भाषा में है तो वो हिंदी भाषा में है। और जब ये खूबसूरत भाषा है और भारत की भाषा है तो भारत के लिए क्या हो सकती है हिंदी? आइए सुनते हैं। भारत के मस्तक की बिंदी, भारत के मस्तक की बिंदी और मेरी प्यारी भाषा हिंदी। भारत के मस्तक की बिंदी, मेरी प्यारी भाषा हिंदी। और इसको सरलता से अगर मैं बोल पा रहा हूं तो उसका भी कारण है। सरल सरस भावों की भाषा, और यह है मेरे देश की भाषा। मैं चाहता हूं कि ये जो देश की भाषा है, जहां हमने देश की भाषा कहा हुआ है, इसको हम राष्ट्र की भाषा बोले, और वो तभी बोल सकते हैं जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा होगा। सरल सरस शब्दों की भाषा, यह है मेरे देश की भाषा, और शब्द शब्द में मीठापन है। हिंदी के एक एक शब्द में मीठापन है, शब्द शब्द में मीठापन है, और हिंदी भाषा तुम्हें नमन है। बहुत सुंदर। मेरे मन में
है अभिलाषा, मेरे मन में है अभिलाषा, हो हिंदी जन जन की भाषा, हो हिंदी जन जन की भाषा, हो हिंदी बहुत जन सुंदर। जन की भाषा। और इसी कविता के साथ में मैं अपने आज के इस काव्य पाठ को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो संचालिका महोदया ने मुझे पूरा सहयोग दिया इस पूरे कार्यक्रम को चलाने में, तो कुछ समय उनके लिए भी हो, कुछ उनके शब्द भी मुझ तक पहुंचे। आदरणीय, आपका स्वागत है। शिवांगी जी, आपका स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इतनी खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। जी। आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत सारी रचनाएं हमारे साथ साझा की। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रात्रि के इस पहर में भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारा जी। इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहिए और आप सबका स्वागत करती हूँ। अब आपसे कनाडा से दूसरे एंकर जुड़ेंगे और काव्य या महायज्ञ अनवरत इसी प्रकार चलता रहे और अपने अंजाम तक निर्विघ्न पहुंचे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार।